देखिए, मनन मिश्रा एक बहुत नीच किस्म के आदमी हैं जो बार काउंसिल को अपनी बपौती समझते हैं। वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा घटिया आदमी जिसको कि मतलब कायदे से एक क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या वो भी इस बात का नोट ले रही हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी में कोई हलचल, कोई खलबली दिख रही है? जो लोग इस डर के माहौल में जी रहे थे, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, जजेस, उनका तो हृदय परिवर्तन ये सब देखकर होता है। लेकिन जो बिल्कुल घुटे हुए कम्युनल हो चुके हैं, उन लोगों का हृदय परिवर्तन बहुत मुश्किल से होगा, बहुत समय लगेगा। एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन भी हुआ यूपीए के दौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आज जो भ्रष्टाचार है इस मोदी सरकार के अंदर, ये तो उससे कहीं गुना है, कहीं गुना है। तो इसलिए ये देखना होगा कि कितना ये मैनिपुलेशन कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली बहुत इनका वोट का संख्या तो बहुत एक्चुअल वोट का संख्या कम हो जाएगी। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मेरा देश बदल रहा है हर ओर, यानी गली नुक्कड़ से, और हर जनरेशन अपने दौर की, अपने हिस्से की क्रांति लेकर इस समाज में दाखिल हो रही है। जी हाँ, ये अलग तरह का दौर है। कम से कम ऐसा दौर तो मैंने पिछले कई दशक में नहीं देखा। आप सोचिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जी हाँ, उसके प्रेसिडेंट जो समझते थे कि बार काउंसिल उनकी बपौती है, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैंपेन से, उनके लिए वोट मांगने से लेकर, खुद उनके पार्टी के सदस्य और सांसद बन जाने से लेकर लगता था कि दशकों तक वो हटेंगे नहीं। आज आप देखिए, मनन मिश्रा को लेकर जिस तरह का पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, अलग अलग बार काउंसिल्स आकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बावजूद भी कि जब उन्होंने कहा, जब आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ उस घटनाक्रम के बारे में, जबकि जो नालसार यानी कि जो लॉ स्कूल है, लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपने कॉन्वोकेशन में आने को लेकर विरोध किया था कि हम नहीं चाहते कि वो आएं, क्योंकि उन्होंने छात्रों को, बेरोजगारों को उन्होंने कॉकरोच कहा था। उसके बाद से इन्हीं मनन मिश्रा ने कहा था कि इनको वकील बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बार काउंसिल इनको एनरोल नहीं करेगी, रजिस्टर नहीं करेगी। उसके बाद वो फैसला वापस लिया गया, फिर उनके ज़रिए माफ़ी मांगी गई, लेकिन फिर भी जो लोग हैं और जो हमारे युवा हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार मांग तेज हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ, वो बातें जिनको लेकर लगता था कि अब इन पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, जैसे पीएम केयर्स फंड। आप सोचिए, अपने आप में किस तरह का एक स्कैम ही तो है कि कोई जवाबदेही नहीं है, आरटीआई के अंडर ही नहीं आता। अब उस पर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें जितना बड़ा हिस्सा इस पूरे फंड का था उसको खर्च ही नहीं किया गया, बल्कि फिक्स डिपॉजिट कर दिया गया है। तो जंतर मंतर के इस आंदोलन के बाद जो माहौल उभर रहा है, उसमें क्या हमारी अदालतें, क्या हमारे वकील, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब ट्रैक पे आएंगी? क्या देश में कोई बदलाव होगा या सिर्फ ये एक कॉस्मेटिक चेंज नजर आ रहा है? प्रशांत भूषण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने वकील हैं और खासकर पॉलिटिक्स पे भी बहुत उनकी पैनी नजर रहती है। अन्ना आंदोलन जिसको कहा जाता है, उसके भी एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रशांत भूषण रहे, तो वो ये भी जानते हैं कि जो मास मूवमेंट्स होते हैं वो क्या कुछ बदल सकते हैं देश में। इसलिए भी उनसे ये ज़रूरी है ये पूछना कि फ़िलहाल जो चल रहा है, जंतर मंतर से जो सड़क पे आ चुका है ये आंदोलन, अब उसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रशांत जी, सबसे पहले तो शुरुआत यही करना चाहती हूँ आपसे कि ये मनन मिश्रा को लेकर जो ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मनन मिश्रा एक बहुत नीच किस्म के आदमी हैं जो बार काउंसिल को अपनी बपौती समझते हैं। वो समझते हैं कि वो राजा हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ये आदेश जो उन्होंने दिया कि नालसार के स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं किया जाएगा, पहली बात तो ये इनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस तरह से कह देना कि एनरोल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने किसी को कंसल्ट नहीं किया। बार काउंसिल में कई मेंबर्स होते हैं, उनको बगैर कंसल्ट करे अपने आप ही बार काउंसिल का लेटर हेड यूज करके ये आदेश इशू कर दिया कि, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार ऐसे कर चुके हैं कि बार काउंसिल का लेटर हेड लेकर फरमान इशू करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि ये तो राजा हैं, इनसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ वो भाजपा की गोदी में बैठे हैं, दूसरी तरफ से जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं या सुप्रीम कोर्ट की गोदी में बैठे रहते हैं। और इसी वजह से ये अभी 14 साल से
बार काउंसिल के चेयरमैन बने हुए हैं। एक ट्रस्ट इन्होंने अपना बना लिया जिसके ये लाइफ टाइम ट्रस्टी हो गए हैं, जो एक लॉ कॉलेज चलाता है गोवा में, जबकि बार काउंसिल तो रेगुलेटरी बॉडी है ना। और पुराना जो पहले एक बार काउंसिल का ट्रस्ट बना हुआ था, उसको डिसॉल्व करके उसके सारे एसेट्स खा गए। उस पर सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ 2024 में, उसको भी दबा दिया गया। तो मतलब जैसे मैंने बोला, ये बहुत नीच किस्म के आदमी हैं, और ये बहुत ही इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नीच आदमी जो अपने आप को राजा समझता है, जो रोज जो चाहे फरमान इशू कर देता है बगैर किसी बार काउंसिल को कंसल्ट करे, बार काउंसिल का लेटर हेड का मिसयूज करके, ऐसा आदमी जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है उसका इंचार्ज बना हुआ है। और करोड़ों रुपए ये लोग अपने खाने पीने पर, अपने ट्रैवल पर खर्च करते हैं। करोड़ों रुपए जो कि लॉ कॉलेजेस से लिए जाते हैं बाय वे ऑफ फीस फॉर द रेगुलेटरी पावर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करता है उनके ऊपर। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा घटिया आदमी, जिसको कि मतलब कायदे से एक क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जिसको कि भाजपा ने राज्यसभा का मेंबर बना रखा है। जी हाँ, और अगले 8-10 साल भी इनका इरादा था कि ये रहेंगे कुर्सी पर। वो तो इसीलिए माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, माफ़ी कबूल नहीं की जा रही है। ये अलग ही दौर में हम जी रहे हैं प्रशांत जी। लगता था कि सत्ता के खंभे, देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही सत्ता के खंभे खंभे नहीं होते। जो ये आप कह रहे हैं नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से और धौंस के साथ ये जो अलग अलग खंभे हैं, चाहे इसमें ये अदालतों के या वकीलों के या कानून के ये खंभे, इनको पकड़ के जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये उनमें वो लोग भी शामिल हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या इस तरह का बदलाव बार काउंसिल क्या हमारे लिए सिर्फ एक तरह के प्रतीक के तौर पर है? क्योंकि आप ये देखिए कि बॉम्बे की जो बार काउंसिल है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, यानी सीजेपी ने तो किया ही विरोध प्रदर्शन, इसके अलावा बॉम्बे बार काउंसिल भी इसमें शामिल हो गई है। तो क्या एक तरह की एक खलबली, एक तरह की चरमराहट, एक बदलाव, क्या आप कानूनी जो हमारे हलके हैं, जो लीगल सर्कल्स हैं, उनमें देख पा रहे हैं? क्या जजों में भी कोई इस तरह की भावना जन्म ले रही है? हाँ, देखिए, जब से ये युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ है इस देश में, जो शुरुआत तो हुई ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत करी, लेकिन वो जगह जगह फैल गया। झारखंड में होने लगा, वहाँ पर भी पेपर लीक वगैरह के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। देश के जगह जगह, अलग अलग जगह इसके बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन युवाओं के हुए। इसके बाद लोग सड़कों पर उतरे। उसके बाद अब ये स्कूल के बच्चे जगह जगह, कम से कम 20-25 जगह हिंदुस्तान में सड़कों पर उतरे हैं, बेहतर सुविधाएं मांग रहे हैं अपने स्कूलों में। कहीं टीचर ही नहीं है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं मतलब कहीं पंखे नहीं है। ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। देखिए, 2 लाख तो स्कूल बंद कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी के दौर में, जिसमें कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 12 साल में। बाकी जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें से पैसा विड्रॉ कर करके उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है, पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो मतलब स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बावजूद भी इस पर कोई आंदोलन नहीं हो पा रहा था, कोई लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे थे। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उससे इस देश में एक तरह की क्रांति, खासकर युवाओं में एक तरह की क्रांति आ गई है। और एक ऐसा जज्बा युवाओं के, और ये जो जेन अल्फा जो स्कूल के बच्चे हैं उनके जहन में ऐसा जज्बा जागा है कि उनको लगता है कि अब हम सड़कों पर उतर के जो हमारी मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग कर सकते हैं। अभी तक सब लोग मायूस बैठे थे कि इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता,
सब कुछ ये भाजपा और उनके जंत्र तंत्र ने सब कुछ कैप्चर किया हुआ है। सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा है, जुडिशरी के ऊपर कब्जा है, मीडिया के ऊपर कब्जा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कब्जा है, सब सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा है। तो सबको ये लगने लगा था अब कुछ हम कर ही नहीं सकते, किसी को सड़कों पर उतरने नहीं दिया जा रहा था। अगर सड़कों पर उतरते थे तो उनके खिलाफ केसेस वगैरह फाइल कर दिए जाते थे। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी ने इस डर को तोड़ा है, और इस डर को टूटने के बाद अब जगह जगह लोग उतर रहे हैं, जगह जगह बार एसोसिएशन, बार काउंसिल मांग कर रहे हैं इनके इस्तीफे की और लोगों के इस्तीफे की, बेहतर सुविधाओं की वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बड़ा पूरे देश के एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इसके बाद ये बदलाव और जजों में भी, जुडिशरी में भी हम लोग देख रहे हैं। हाँ मैं वही कह रही थी कि क्या ये बदलाव जजों के फैसलों में भी दिखेगा क्या? हाँ, जुडिशरी में भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अभी तक जिस तरह का एटीट्यूड था जजों का, खासकर हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि भाई ये तो सरकार हमारी माई बाप है, हम सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, सरकार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, वो अब थोड़ा सा टूटा है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कितना टूटेगा, कितना। कायदे से तो देखिए, न्यायपालिका का काम ये है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें। जहां हम देख रहे हैं कि देश में हर रोज मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हर रोज संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं, चरमराई जा रही हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बहुत बड़ा काम था कि सरकार को रोके और जो इस तरह की ताकतें काम कर रही हैं उनको रोके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि हाई कोर्ट्स में सुओ मोटो वो लोग कह रहे हैं कि भाई स्कूल्स की हालत ऐसे कैसी है, क्यों बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इसको ठीक किया जाए वगैरह वगैरह। तो थोड़ा चेंज दिख रहा है। कितना चेंज होगा, क्या पहले जो दौर था 12 साल पहले उस तरह का दौर वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये देखना है। ये काफी कुछ आगे इस पर डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकली जमीन पर क्या होता है। और इसके अलावा देखिए, आप सिर्फ बार काउंसिल ही नहीं बल्कि अब पीएम जो केयर्स फंड है, जो अपने आप में कई लोग जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, खासकर अंजलि भारद्वाज जैसे लोग जो क्लोजली देख रहे हैं डेटा को और ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता के बिना तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, वो लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे। और अब जो है बहुत ही मुख्य धारा में ये बात आ रही है। मैं देख रही थी कि इंस्टाग्राम पे आप सोचिए इतनी रील्स बनाई जा रही हैं पीएम केयर्स को लेकर, कुछ मजाक में बन रही हैं, कुछ गंभीर बन रही हैं, कि 8,400 करोड़ रुपया बिना खर्च के पड़ा हुआ है और बाकायदा उसका फिक्स डिपॉजिट हो गया है। उस फिक्स डिपॉजिट का पैसा कौन ले रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तमाम वो सवाल पूछे जा रहे हैं प्रशांत जी, जो लगता था कि अब तो बिल्कुल बेमाना है, सिर्फ 4-6 लोग इस देश में बोल रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अब ये भी मुख्य धारा में आ गया है। प्रधानमंत्री के दफ्तर, प्रधानमंत्री का ये जो फंड है, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, इस पर तो सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड से तो बहुत बहुत बड़े घपले हिंदुस्तान में हो रहे हैं आज के दौर में। 6,008 करोड़ तो सिर्फ मोदी जी के इश्तिहार में खर्च किया गया है पिछले 12 साल में। 6,800 करोड़, आप सोच सकती हैं इससे कितने स्कूल्स बन सकते थे, कितने स्कूलों का में सुधार हो सकता था। मतलब 8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीद लिए गए। यानी कि इस देश का पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहाया जा रहा है, बिल्कुल पानी की तरह बहाया जा रहा है। हर स्कीम में, हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आज भ्रष्टाचार भरा हुआ है। यूपीए के सरकार में काफी भ्रष्टाचार था, मैंने उसके खिलाफ काफी केसेस भी करे, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन भी हुआ यूपीए के दौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार है इस मोदी सरकार के अंदर, ये तो उससे कहीं गुना है, कहीं गुना है।
और सीएजी के ऑडिट्स होने नहीं दिए जा रहे। जहां जहां सीएजी के ऑडिट हो पाते हैं वहां वहां हर स्कीम में भ्रष्टाचार निकल रहा है, हर स्कीम में भ्रष्टाचार निकल रहा है। सरकार की कोई स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा किया है। खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा और खाने वालों को अपनी पार्टी में ले आऊंगा। ये उनका मंत्र है जिसके जिसके आधार पर काम कर रहे हैं। और जो खाऊंगा वो सारे अपने अडानी अंबानी जैसे दोस्तों को दे दूंगा। प्रशांत जी, अगला सवाल जो पूछने जा रही हूँ वो विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो अन्ना आंदोलन का मैंने जैसे जिक्र किया उससे आप जुड़े रहे, और कहा यह जा रहा है कि भाई अभी देखिए अभी तो क्रांति हो रही है, आंदोलन हो रहा है 2029 तक, फिर अपने ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके जरिए हालात बदल जाएंगे, मोदी जी या फिर उसके बाद उन्हीं की पार्टी के हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति फिर आ जाएंगे। कहानी तो यहाँ तक कही जा रही थी कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, फिर उसके बाद सिस्टम बदल देंगे और फिर राष्ट्रपति मोदी बन जाएंगे। तो वो सब तो मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन 2029 अभी दूर है। अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 में हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में हुआ। कि धीरे धीरे जो आंच है वो बनते बनते लोगों की जो असंतुष्टि है, नाराजगी है, उसमें वक्त लगता है। आपका तजुर्बा क्या बताता है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे आंदोलन का था? क्या वाकई आपको लगता है कि वो तख्ता पलट में एक भूमिका निभाई? हालांकि 3 साल दूर था अन्ना आंदोलन 2014 के इलेक्शन से, तो क्या हम 2029 से इसका कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, कुछ तो कंपैरिजन कर सकते हैं जरूर, लेकिन बहुत सटीक कंपैरिजन शायद ना हो पाए, क्योंकि अन्ना आंदोलन को पीछे से भाजपा, आरएसएस और इस तरह की ताकतें समर्थन दे रही थी। उनका मकसद था कि कांग्रेस को गिरा देना और अपने आप सत्ता में आ जाना। उस समय अनफॉर्चुनेटली मैं भी अन्ना आंदोलन या ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पार्ट था। मैंने ये बहुत क्लोजली नहीं देखा था, जिसकी वजह से ये हो पाया और जिसकी वजह से एक ऐसी सरकार आ गई जो उससे कांग्रेस सरकार से कहीं ज़्यादा भ्रष्ट, कहीं ज़्यादा खतरनाक और हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ज़्यादा घातक है। आज जो हो रहा है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये युवाओं का है। इसमें कोई इस आंदोलन का कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा समर्थन नहीं करी। कांग्रेस अपने आप अलग से आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ऑपोजिशन समर्थित या कोई आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से समर्थन से ये आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये आंदोलन बिल्कुल ऑर्गेनिक है, यानी कि इतना ज्यादा घुटन इस देश के युवा महसूस कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिकली इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और इस मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पर मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये आंदोलन चलेगा, आगे बढ़ेगा और फिर से इस देश में तख्ता पलट होने में एक बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन की होगी। खासकर जो ये युवाओं का आंदोलन जो शुरू हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि ये आंदोलन जो है काफी हद तक मोदी सरकार और उसकी नाकामियों, उसके भ्रष्टाचार और उसने जो हमारे पूरे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम को ध्वस्त किया है, उसके खिलाफ है ये आंदोलन। प्रशांत जी, अगर नरेंद्र मोदी भी चाहें तो भी और युद्ध स्तर पर अगर दिन रात भी काम हो, तब भी जो 12 साल की सड़न है इस पूरे सिस्टम की, जो स्कूलों को बर्बाद किया गया है, जो स्कूल बंद किए गए हैं, जो तमाम विकास के कार्य रोक दिए गए, धर्मांधता को बढ़ावा दिया गया, तब भी मुझे लगता है कि अगर युद्ध स्तर पर भी काम करें तो सिस्टम को सुधार नहीं सकते और सीधे तौर पर जो सरकार है गुस्सा उसी के ऊपर उतरेगा। मैं आपसे एक सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अक्सर मैं और आप कई बार इंटरव्यू में आपका कर चुकी हूँ और अक्सर आपने ये बोला है कि नरेंद्र मोदी की असली ताकत है उनका गठबंधन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ है, जुडिशरी के साथ है, ब्यूरोक्रेसी के साथ है, मीडिया के साथ है, और इनके बगैर नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। उनकी कोई पॉलिटिकल पावर अगर देखें, हो सकता है 2014 में लोगों ने वोट दे दिया और आ गए नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद 2019 देखिए, 24 देखिए, सब एक तरह से गठबंधन के जरिए ही आया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा जुडिशरी में चाहे कम ही सही लेकिन बदलाव देखने को मिल रहा है।
अब सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, क्या वो भी इस बात का नोट ले रही हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी में कोई हलचल, कोई खलबली दिख रही है? मीडिया में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मीडिया कंप्लीटली दे हैव लॉस्ट द फेस, मतलब वो अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। मोदी का बचाव तो दूर की बात है, अपना भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो मीडिया में तो अंदर खाने कम से कम खबर मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन क्या ये बाकी ब्यूरोक्रेसी और इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है यहाँ कोई खलबली, कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? नहीं, मुझे इसका अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि इसका असर, इस तरह का जो सड़कों पर जो पब्लिक ओपिनियन दिखने लगता है, जो आज दिख रहा है, उसका असर सड़कों पर, सोशल मीडिया पर वगैरह वगैरह जो पब्लिक ओपिनियन दिखने लगती है, उसका असर सारी ही संस्थाओं पर पड़ता है। जुडिशरी पर, इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश कुमार वगैरह हैं, वो तो मतलब बिल्कुल बिके हुए हैं, 100% बिके हुए हैं। जिस तरह से मीडिया के जो एंकर्स हैं वो पूरे बिके हुए हैं, लेकिन मीडिया के जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ता है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी मशीनरी होती है, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। उसी तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के टॉप के लोग, इनके हो सकता है कि बिल्कुल पिट्ठू हों, वो शायद ना बदलें पब्लिक ओपिनियन देखकर भी, लेकिन उनके जो नीचे के लोग होते हैं उनमें बदलाव आता है। सारे इंस्टीट्यूशंस को ये अफेक्ट करता है। जब जब जनता की ओपिनियन, जनता का रुख दिखाई देने लगता है। लेकिन एक चीज़ में मैं आपको करेक्ट करूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी की जो सत्ता है सिर्फ एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल पर कायम है। इनकी एक अपनी पॉपुलैरिटी भी हो गई है एक तरह से, जो जिनको इन्होंने कम्युनल बना दिया है ना। देखिए, लेटेंट कम्युनलिज्म हमारे समाज में बहुत लोगों में था। मोदी के दौर में वो बाहर आ गया। तो ये मैं देख सकता हूँ कि इस देश में कम से कम 20% ऐसे लोग हैं जो लेटेंटली कम्युनल थे और अब ओपनली कम्युनल हो गए हैं, और वो मोदी के और इस व्यवस्था के समर्थक हैं। तो इसलिए उनकी वोट तो अभी, जब तक उनका हृदय परिवर्तन बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके अंदर इतना कूट कूट कर ये कम्युनलिज्म भर गया है कि उनका हृदय परिवर्तन कराना में काफ़ी टाइम लगेगा। जो लोग इस डर के माहौल में जी रहे थे, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, जजेस और ये दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वगैरह के ऑफिसर्स हैं, या मीडिया के जो नीचे के लोग हैं, जो डर के माहौल में जी रहे थे, उनका तो हृदय परिवर्तन ये सब देखकर होता है। लेकिन जो बिल्कुल घुटे हुए कम्युनल हो चुके हैं, जो जिनको बिल्कुल मुसलमानों से बिल्कुल नफरत हो चुकी है, और जो अब नफरत ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों का हृदय परिवर्तन बहुत मुश्किल से होगा, बहुत समय लगे। और यही मेरा अगला सवाल भी आपसे होने वाला था कि क्या ये लोग, जिनके बच्चे कम से कम, माँ बाप ना सही, उनके दादा दादी ना सही, जो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं, क्योंकि देखिए जंतर मंतर पर जो लोग बैठे थे, प्रशांत जी, मैं तो खुद कई बार वहां गई, लोगों से बातचीत हुई, लोग कैमरे पर रो कर बोल रहे थे, माइक पकड़ के हाथ में से छीन लेते थे और कहते थे कि मेरे माँ बाप और उनके बहन भाई, यानी कि चाचा ताया फूफा, पूरा परिवार बीजेपी का वोटर रहा है, मेरे दादा दादी वोटर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले जो वोट दे चुके हैं 2024 में, युवा थे और 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट दे चुके हैं, तो हृदय परिवर्तन उनका वहां पर हो रहा है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो जैन अल्फा, छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं, माना जा रहा है कि सिर्फ ये बच्चे नहीं निकल रहे हैं बाहर, इनके माँ बाप के ऊपर भी असर हो रहा है। तो ये मैं आपसे यही समझना चाह रही थी कि जिनका आप ये कह रहे हैं कि दिल नहीं बदलेगा, पत्थर का हो चुका है, मुस्लिम नफरत में अंधे हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि जब बुनियादी ज़रूरतों की बात आ रही है, उनके बच्चे जब सड़कों पे निकल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही, या फिर ये इस पर डिपेंड करेगा कि जी? थोड़ा बहुत बदलाव होगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होगा। बदलाव उनमें जल्दी होगा जो इस डर की वजह से, जो इस पूरी व्यवस्था के कैप्चर की वजह से बिल्कुल चुप हो गए थे, सन्नाटे में
बैठे हुए थे, उनके ऊपर तो जल्दी असर होगा। उनका तो धड़ाक से आपको दिखने लगेगा कि वो लोग बाहर निकल रहे हैं, जुडिशरी में भी दिखने लगा है। लेकिन जो लोग घुटे हुए कम्युनल हो चुके हैं, उनका बहुत धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। और इस वक्त मैं ये भी देख रही हूँ कि अब सोशल मीडिया की नई पॉलिसी आ रही है, ये हालांकि सोर्सेज के जरिए ही सही बताया जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से ये बोल दिया है। पहले बात होती थी कि कौन कितना कम्युनल भाषण दे पाएगा, कितना मुस्लिम विरोध की राजनीति करेगा, उसके हिसाब से उसका पारा, उसका टेम्पो हाई होता था, उसकी वैल्यू बनती थी। अब नया दिशा निर्देश आया है, वो ये कह रहा है कि सिर्फ काम नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कितना डिजिटल कनेक्ट कर रहे हैं ये मंत्री, उसके हिसाब से रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। अगली बात यह है कि 1 मई से और 15 अगस्त तक मंत्रियों का सोशल मीडिया जो प्रदर्शन है उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग पहले से ही तैयार की जा रही है। कितने पोस्ट उन्होंने किए, लाइक्स कितने हुए, एंगेजमेंट कितना हुआ, फॉलोअर्स कितने मिले, यानी पूरे तरीके से आप समझिए कि जेनजी को काबू में करने की पूरी कोशिश है। और यही गोदी मीडिया का ही एक चैनल देख रही हूँ, वो बता रहे हैं कि उनके सूत्र ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे रहे। जाहिर है वो नंबर 1 ही है कि ये डिजिटल कनेक्ट करने में नंबर 1 पे रहे। तो सीधे तौर पे कोशिश हो रही है कि अपने उन जेनजी के मुकाबले इस जेनजी को तैयार किया जाए। बहुत दिलचस्प मुझे लगता है कि ये वक्त है। और कुछ एक आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे संक्षेप में कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और 3 राज्यों में उत्तराखंड, इनमें कोई आप देखते हैं कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का कुछ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे? बिल्कुल दिखेगा, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल दिखेगा। अब ये दूसरी बात है कि इन्होंने कितना ज़्यादा इलेक्शंस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, ये एसआईआर करके, ईवीएम को मैनिपुलेट करके वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा ईवीएम का मैनिपुलेशन सीख लिया है, तो इसलिए ये देखना होगा कि कितना ये मैनिपुलेशन कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली बहुत इनका वोट का संख्या तो बहुत, एक्चुअल वोट का संख्या कम हो जाएगी, लेकिन ईवीएम में वो कितना रिफ्लेक्ट करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि ईवीएम कितना ये मैनिपुलेट कर पाते हैं, कर चुके हैं वगैरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।